तारुण दुबे। आज मैं लेके आया हूँ आपको केशव कुंज इंफ्राकॉन एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में। और यहाँ पर बेसिकली कंपनी जो है, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, मैं उनको आपसे अभी इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। जो ये जेवर एयरपोर्ट के पास जो साइट्स वगैरह हैं उसमें सर ने लॉन्च की है, और उसके बारे में क्या क्या स्पेशलिटीज हैं उसके बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए मिलता हूँ सर से। सर का नाम है शंभू सर, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन कह लीजिए इस फील्ड के। मैं आपको सर से इंट्रोड्यूस करता हूँ। हेलो सर। हेलो एंड सर, बहुत सुना है सर आपका ये जो जेवर में, और हमने इस शो का नाम भी रखा है सर द जेवर शो। तो इसके पीछे सर रीजन, इसके पीछे मतलब थोड़ा सा बताएंगे सर आप अपनी इस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। सर बेसिकली कंपनी वर्क क्या करती है, उसका फंक्शंस क्या क्या है? ओके जी ठीक है दुबे जी। बेसिकली अभी आपने नाम बताया ही कि हमारी कंपनी का नाम केशव कुंज इंफ्रा एंड जी सर्विसेज जी प्राइवेट जी लिमिटेड जी है। जी और ये कंपनी हमने 2013 में बनाई थी। जी। और सौभाग्य हमारा कि उस समय मैं डिफेंस सर्विसेज में था, ओके और सर्विसेज में रनिंग था उस समय वाइफ के नाम पे, और ब्रदर इन लॉ थे उनके नाम पे ये कंपनी मैंने बनाई थी उस समय, रियल एस्टेट सेगमेंट को एक लंबे विजन को लेकर के। ओके। और आज के डेट में हमने कई सारे प्रोजेक्ट वगैरह जो हैं अलग अलग लोकेशन पे किए हुए हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का भी, कुछ ये जो कोलोनाइजर्स भी। और इसी दरमियान में जब 2014 में गवर्नमेंट हमारी चेंज हुई थी, जब प्रेजेंट गवर्नमेंट आई थी, जी तो उन्होंने एक पहली आधारशिला रखी थी जेवर एयरपोर्ट की। ओके। स्टार्टिंग फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, तो उस समय ये क्लियर हो गया था कि जेवर में एनसीआर का दूसरा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है वो जेवर में ही बनेगा। क्योंकि उससे पहले कई विडंबनाएं थी, कभी पलवल चली जाती थी, कभी अलग अलग लोकेशन पे आगरा की तरफ चली जाती थी, अलग अलग गवर्नमेंट के सिनेरियो में बदलती रहती थी। लेकिन जब ये फाइनल हो गया कि अब एयरपोर्ट ही बनेगा, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उभर करके आया कि जेवर में इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी संभावनाएं जी निकलना शुरू जी हुई जी थी उसी समय से। धीरे धीरे क्रम रहा डेवलपमेंट का, जिसमें कि गवर्नमेंट की कई सारी पॉलिसियां भी चेंज हुई, नोटबंदी और बाकी जीएसटी होते होते सिस्टम को भी बड़ा रिफाइन किया गया चीजों को लेकर के। और इस क्रम में क्योंकि आपको भी पता है टाइम लगता है, और जब ये कोविड का दौर आया तो उसकी वजह से एक आध साल का जो है डिस्टर्बेंस पीरियड भी रहा। ज्यूरिक एयरपोर्ट को ये टेंडर ऑलरेडी अलॉट हुआ था, जी। और क्योंकि जीएमआर उस समय का बड़ा प्लेयर हुआ करता था फील्ड का एयरपोर्ट बनाने के लिए, तो जीएमआर को जो है किसी तरह से अलग करके फिर ज्यूरिक एयरपोर्ट की अलॉटमेंट दी गई थी। आफ्टर कोविड गवर्नमेंट पूरी तरह से जो है संकल्पित हो गई कि हमें जेवर में एयरपोर्ट जो है डेवलप करना है। 5 ईयर्स में हमें कोविड के बाद वो बना देना है। मतलब जी 4 ईयर्स का ही उन्होंने टारगेट लिया था 2024 का। थोड़ा सा 2-4 महीने का एक्सटेंशन पीरियड अभी चल रही है, जिसमें कि उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली ये लिया था कि हम इसमें पेनाल्टी क्लॉज वगैरह भी रखेंगे, जो ऑलरेडी स्टार्ट है। और गवर्नमेंट ने इसको एक फास्ट मूवमेंट देने के लिए टाटा कंसल्टेंसी को भी ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व किया था सब टेंडर के रूप में, और काम दिन रात 3 शिफ्ट में होती रही। और आज के डेट में हमारा एयरपोर्ट अगर कहें तो बन करके ऑलमोस्ट तैयार हो तैयार है। गया। और फरवरी से आपकी बुकिंग भी चालू होने जा रही जी हाँ जी हाँ, सुना था न्यूज़पेपर में भी आया था, हाँ। मैं गया उसमें 20 और से 16 या 18 अप्रैल का कुछ डेट रखा गया है, जिसमें पहली फ्लाइट कर रही है वहां से, जिसमें 3 इंटरनेशनल्स हैं और कुछ 16 या 17 जो है डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं। ओके। तो सर आपकी सर जो जेवर साइट में है, तो इसमें प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे कितनी साइटें ऑलरेडी अभी एग्जिस्टिंग जो है? जेवर एयरपोर्ट में देखिए, जेवर के नाम पे एक बहुत बड़ा एरिया है जो डेवलप होने जा रहा है। वहां पे इन्वेस्टमेंट की कई सारी अपॉर्चुनिटी है। लास्ट में जब आपने सुना होगा तो कुछ अथॉरिटीज वगैरह के भी जो प्लॉट थे, और वो प्लॉट की कॉस्टिंग आज के डेट में कम से कम 4 से 5 गुने मतलब गुणात्मक वृद्धि में ग्रोथ किया हुआ है प्रॉपर्टी। और एक जनरल इन्वेस्टमेंट की रेशियो से थोड़ा सा सेगमेंट से निकल करके वो आउट चला गया है, जहां हर कोई हर व्यक्ति जाकर के इन्वेस्टमेंट कर सके या अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है बढ़ा सके। तो उसी क्रम में हमने वहां पे जो प्लानिंग एरिया से बाहर का एरिया है, जहाँ की प्लानिंग एरिया को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे? एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट जब किसी भी
शहर का एक ढांचा तैयार करता है विकास का, तो एक मास्टर प्लान तैयार करती है, जिसके अंदर में इससे पहले 2021 का मास्टर प्लान था। 2021 के मास्टर प्लान के अंतर्गत जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, बाकी एरिया का डेवलपमेंट चालू हुआ था। बाद में थोड़ा सा उसको एक्सटेंड किया गया जब 2041 के मास्टर प्लान आए, तो उन्होंने मास्टर प्लान को थोड़ा सा एरिया को ब्रॉड किया, एयरपोर्ट का एरिया भी बढ़ा, कुछ इंडस्ट्रियल बेल्ट भी बढ़े, और कुछ जो है कॉरिडोर के रूप में जो कनेक्टिविटी थी बीएफसी की, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर को, उसके साथ में अटैच किया गया उस पार्ट को 2041 के मास्टर प्लान में। तो ये गवर्नमेंट पूरी एक प्लानिंग तय करती है कि नेक्स्ट 50 ईयर्स में हमारे पास में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का लोड सहने के लिए उनके पास में क्या कैपेसिटी है, सीवर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई लाइन, हॉस्पिटलिटी इंस्टीट्यूशन, तो वो सारी प्लानिंग जो है उसमें तय बनाई जाती है। तो 2041 तक के जो मास्टर्स प्लान आए हैं, उसके बाद हम लोग जाकर के जो है आपका ये फ्री होल्ड में जी कुछ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी जो कम बजट वाले लोग हैं उनके लिए वो देख सर, मतलब फ्री होल्ड और लीज होल्ड में कुछ डिफरेंशिएट है, डिफरेंसेस आप बता सकते हैं? ओके, जनरली फ्री होल्ड और लीज होल्ड दोनों अपने शब्दों में अपने आप को डिफाइन करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे अगर आप देखेंगे तो जहाँ जो दिल्ली एनसीआर में डेवलप होनी शुरू हुई, तो यहाँ मैक्सिमम प्रॉपर्टियां जो है लीज होल्ड थी जी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, या अभी जो सुपर नोएडा है, जो जिसको यमुना प्राधिकरण लीज जी। है, तो उस क्रम में जो प्लानिंग एरिया के अंदर में आज जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अथॉरिटी खुद देखती है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में एक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कुछ चार्जेस वगैरह भी करती है। तो वहाँ पे प्रॉपर्टी जो है 90 ईयर्स की लीज पे होती है। बाद में बढ़ते क्रम में कभी कभी उसे फ्री होल्ड कर भी दिया, जैसे दिल्ली का नाम आपने सुना होगा, डीडी वगैरह का, बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल मैक्सिमम लीज बिल्कुल, हुआ करती थी, जी। धीरे धीरे फ्री होल्ड होना 15-20 सालों में चालू हो गई थी। तो वहाँ की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी अथॉरिटी की होती है। उससे बाहर का जो एरिया आता है उसमें वो फ्री होल्ड होते हैं। फ्री होल्ड में आपका कंस्ट्रक्शन की एक लिमिट होती है, G+4 का कंस्ट्रक्शन होगा, लोकल अथॉरिटी से आपकी रजिस्ट्री, मोटिवेशन, ट्रांसफर और फिर कन्वेंशन वगैरह जो है वहां से आपको लेकर। और सर इसमें कंडीशंस होती हैं आपकी जो लीज होल्ड होती है, इसमें आप पर्टिकुलर? यस, बिल्कुल आपने सही सवाल किया जी। इसमें कंडीशंस होते हैं। जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है, जिस सेगमेंट के लिए वो पर्टिकुलर एरिया या लैंड को अलॉट किया जाता है, उसका सेगमेंट पहले से ही डिसाइडेड होता है, उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। एज्यूम करें किसी कमर्शियल एरिया में हमने प्लॉट को लिया है, तो कमर्शियल एक्टिविटीज ही वहाँ होगी जी। रेसिडेंशियल में अगर है तो रेसिडेंशियल एक्टिविटीज ही होगी। ओके। अगर पर्टिकुलर कोई साइज डिसाइडेड है कि 300 मीटर्स का प्लॉट है, तो 300 मीटर्स में ही उसका आप कंस्ट्रक्शन और उसका लोन और बाकी अदर की प्रक्रिया कर सकते हैं। उसको डिवाइड करके आप नहीं कर सकते हैं। फ्री होल्ड में आपके पास में भी छूट होती है। ओके। फ्री होल्ड में अगर वही 300 मीटर का प्लॉट है, तो आप उसे पार्ट वाइज भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। पूरी कंस्ट्रक्शन को अलग अलग पार्ट में 2 BHK 3 BHK भी डिवाइड करके, और पर फ्लोर पे अलग अलग लोन वगैरह के जो है तो बैंकिंग जो इन्वॉल्व होती है वो कर देती है उसके। तो मतलब सर आपका कहने का मतलब हो गया कि लीज होल्ड में मतलब कोई अदर काम वर्क करना चाहे तो वो उसमें नहीं कर सकता है इनडायरेक्टली? हाँ, बिना परमिशन बिना परमिशन के अपनी एक मर्यादा है, उसके तहत में ही वो। फ्री होल्ड में कुछ लिमिट इसमें भी है कि आप हाइट जनरली जो है 15 मीटर से ऊपर की नहीं ले जा सकते। जनरली 15 मीटर का मतलब है G+4 अगर पार्किंग आपने दिया है, जी जी जी, लेकर के जा सकते हैं। तो ये या कोई एक्टिविटीज आपको कुछ कॉमर्शियल या फिर कुछ इंस्टीट्यूशनल विद परमिशन आपको करनी है, तो आप उसमें कर सकते हैं। ओके। मतलब रेसिडेंशियल के अलावा भी उस प्रॉपर्टी को आप अदर एक्टिविटीज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, लाइक कॉमर्शियल, कुछ हॉस्पिटलिटी के इवेंट्स चलाने हैं, या फिर मैरिज हॉल चलाना है, या फिर आपको जो है उसमें कुछ पीजी गेस्ट हाउस इस टाइप की चीजें एक्टिविटीज तो आप कर सकते हैं उसमें। तो सर इसके आसपास में सराउंडिंग्स में आपको क्या लग रहा है कि मतलब जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं, तो वो क्या सराउंडिंग्स में जो बारे में मतलब जो लोग समझे कि मतलब आने वाले टाइम के अंदर ये फ्यूचर है यहाँ पर्टिकुलर इस एरिया का? सर ये इतना बड़ा ब्रॉड प्रोस्पेक्ट है, इसको अगर हम समझें कि नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा आया, तो ग्रेटर नोएडा अपने आप में एक स्मार्ट सिटी थी। आज से 15-20 साल पहले जब उसको प्लान की गई, तो एक स्मार्ट सिटी प्लान की गई थी, और उस स्मार्ट सिटी के तहत में आज भी देखेंगे तो इंडिया का पहला सिटी है जो रेड लाइट फ्री है। जी।
आपके कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो ऑलरेडी 50 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो ऑपरेशनल फेज में आ चुके हैं आज के डेट में, छोटे बड़े मिलाकर के। जी जी जी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट था। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियों की ऑफिसें, चाहे वो रेंट पे ही हो, एक्सपो मार्ट आप गिन लीजिए, तो ये है ग्रेटर नोएडा में। और इस ग्रेटर नोएडा से अपग्रेड वर्जन होकर के सुपर नोएडा चलिए, हाँ, जो जमुना प्राधिकरण का ये क्षेत्र जो डेवलप हो रहा है उस फॉर्मेट में आ रहा है। आप वर्ल्ड क्लास की कई सारी यूनिटीज ऐसी हैं जो कई सारी 2-4 कंट्रियों में है बाहर, और वो सुपर नोएडा में माने जा रही है। जी जी जी। लाइक आपको पोर्ट टैक्सी का कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है, मतलब 4-5 कंट्री में है, ये 5वीं कंट्री होगी इंडिया जहाँ की ये कॉन्सेप्ट होगा पोर्ट टैक्सी का। सर सुनने में आ रहा है जगह जगह देख रहे हैं कि यहाँ पर फिल्म सिटी डेवलप हो रही है। सर ये फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट क्या है? इसमें एक बड़ी बात है दुबई जी की, यहाँ एक वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट तो ये है ही जी, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। उसके अलावा 1000 एकड़ में, जिसका काम अभी 230 एकड़ में भूटानी ग्रुप और अपना उनके ऋषि कपूर के भाई हैं, क्या नाम है, बोनी कपूर, हाँ, बोनी कपूर जी की कंपनी ने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। ओके। और उसमें 175 एकर्स में ऑलरेडी वहाँ साइट सीन के लिए काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। 70 एकर्स में उनको परमिशन कमर्शियल के लिए मिली है। ओके। वो काम भी चालू है। इसके अलावा कुछ रेसिडेंशियल एरिया है, और अदर देन रेसिडेंशियल एरिया मैक्सिमम पार्ट 5000 नियर बाय हेक्टेयर्स हैं, जिसमें कि इंडस्ट्रियल वेल्थ डेवलप हो रहा है। और इंडस्ट्रियल वेल्थ ये वो पार्ट है जहां की 80% इसका फेजेज जो है आपका नॉन पोल्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सर नॉन पोल्यूटेड से मतलब वो जीरो पोल्यूशन जोन में आ रहा है, ये कैसे? मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ओके। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के अपने एक मानक होते हैं, इंटरनेशनल मानक होते हैं, कि उसी के अकॉर्डिंगली आपको एरिया में डेवलप करना है। तो सराउंडिंग्स में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें डाली जा रही है वो नॉन पोल्यूटेड है, उसमें कोई चिमनी और बाकी चीजों से रिलेटेड पोल्यूशन की संभावना नहीं है। मतलब वहाँ पे हम ये कह सकते हैं सर, मतलब वहाँ रहने वाले के लिए ऑक्सीजन की मतलब प्रॉब्लम नहीं खुला हुआ है, सारी चीजें ओपन है। उस हिसाब से वो एरिया डेवलप की जा रही है। और एक एरिया वाइज भी मैं अगर गिनना चालू करूं तो कई सारे इंडस्ट्री का अलॉटमेंट ऑलरेडी हो भी चुका है, लाइक मेडिकल डिवाइस पार्क, डाटा सेंटर, एप्पल पार्क, ट्राइब सिटी, 2 सिटी अभी कोरियन एंड जापान सिटी के बारे में। हाँ, अब आपको जापान जाने की जरूरत नहीं, जापान इंडस्ट्री यहीं आ रही है। तो सर मतलब ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनेंगे मतलब वहीं के सेगमेंट के अकॉर्डिंग, उसी के सेगमेंट के अकॉर्डिंगली बनेंगे। एक अलग दूरदर्शी सोच है। एक्चुअल में ये सेमीकंडक्टर्स का पूरा हब बनाया जा रहा है, जिसमें कि इन सेक्टर्स में ही सारी कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल भी वहाँ के स्टाफ्स की होगी और सारा प्रोडक्शन भी होगा। तो सर यहाँ पे मतलब एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी बढ़ेंगे? बहुत बड़े संभावना है। अगर आपको इसे डिफाइन अगर नंबर में करना चाहें तो अगर इसका 50% भी ऑपरेशनल होता है तो 5 to 10 लाख से जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होकर के आ रही है। सर ये कमिंग फ्यूचर में मतलब अप्रॉक्स इसका कुछ टाइम फ्रेम में? जनरली देखिए, अगर टाइम पीरियड की बात करें, देखिए किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप होने में एक टाइम फ्रेम तो लगता है जी, लेकिन जनरली गवर्नमेंट ने प्लॉट की अलॉटमेंट इस हिसाब से करी हुई है कि 3.5 ईयर्स का उन्होंने क्लॉज दिया हुआ है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देनी है। ओके। तो इस मतलब बेस भी उनको जो है इस क्लॉज पे उनको प्लॉट अलॉट दिएंगे, नहीं तो उनको पेनल्टी है, पेनल्टी के बाद प्लॉट भी वापस ले। और एक बड़ा कॉन्सेप्ट मैं बताना भूल गया आपको, अभी कुछ दिन पहले अमेरिकन डेलीगेट्स आए थे कुछ कंपनी की, और उन्होंने 1200 एकड़ लैंड की डिमांड करी हुई है अमेरिकन सिटी के लिए। जैसे जापान सिटी और कोरियन सिटी बना था उसी पैटर्न पे। तो मतलब एक न्यू कंसेप्ट अमेरिका भी जोड़ रहा है इसमें, यूएस का भी। हाँ, न्यूज हेडलाइंस में बढ़ा हुआ था कि अब अमेरिका जाने की आपको जरूरत नहीं है, अमेरिका का मजा जो है आप ले सकते हैं। कोरियन कल्चर भी आ गया, जापानीज कल्चर भी आ गया। और सर ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। अगर आप बात करें तो उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशनल लैंड भी 1200 एकड़ में मांगा था, करीब 300 एकड़ के आसपास, जिसमें कि इंटरनेशनल लेवल के उनके इंस्टीट्यूशन प्लानिंग है, जैसे कैम्ब्रिज और बाकी अदर कॉन्सेप्ट है, उस टाइप की प्लानिंग इस एरिया में आ रही है। ओके। तो समझ सकते हैं कि कितनी हाईटेक सिटी वहां डेवलप होने जा रही है। तो सर एक चीज छोटा सा बहुत जनरल क्वेश्चन होता है, जो लोग प्लॉट लेना है या आप जैसे आप लोग प्लॉट प्रोवाइड करते हैं, तो एक उनके माइंड में कस्टमर का होता है कि सर डर,
तो वो डर को कैसे हटाया जाए कि मतलब लोग सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि प्लॉट लेने धोखेबाजी हो, चीटिंग हो जाए कल को, तो इसके लिए कोई आपने सिक्योरिटी प्रोविजन की नहीं, उसको एश्योरेंस मिल जाए कि यहाँ से लेने से मतलब उसको डर नहीं है किसी प्रकार का। बिल्कुल सही जायज क्वेश्चन है आपका, और मैं तो बार बार कहता हूँ और कई जगह मैंने कहा भी है कि इन्वेस्टमेंट का पहला प्रिंसिपल है आपका कैपिटल सेफ्टी। जी। अगर आपके कैपिटल सेफ हैं तो ग्रोथ हो सकता है 2 गुना 4 गुना के बजाय आपको 50% ही जाए, 1.5 गुने ही जाए, लेकिन कैपिटल सेफ होगा तभी वो ग्रोथ में जाए। बिल्कुल बिल्कुल पहला बिल्कुल। प्रिंसिपल कैपिटल सेफ्टी इंश्योर है। और जेवर के नाम पे कई सारी कंपनियां हैं जो वहां पे गलत कर रही हैं। प्रॉपर प्लानिंग और उस एरिया में भी जाकर के उन्होंने जो है प्लानिंग किया हुआ है जहां आए दिन कई सारी जो है संभावित घटनाएं घटती रहती हैं। तो कैपिटल सेफ्टी जरूरी है। और अपनी जो कंपनी है, मैंने जो है एक विजन लिया है जिसमें कि प्रॉपर्टी के साथ साथ में अपनी क्लाइंट सेफ्टी का जो एसेट है उस पर भी हमने ध्यान रखा हुआ है। तो जहां भी हमने अपना प्रोजेक्ट किया है प्लानिंग एरिया से बाहर किया हुआ है। रह गए सेफ्टी पॉइंट से, तो ये जो गेटेड कम्युनिटी हम डिलीवर करते हैं और जो इसकी सारी जिम्मेदारी जो है कंपनी पे होती है। उसकी रजिस्ट्री, लीगलाइज प्रक्रिया में जो म्यूटेशन और अदर जो आते हैं वो सारी जो है करके देते हैं। सर रजिस्ट्री तो सभी लोग कहते हैं हम रजिस्ट्री कर देंगे, आप बता रहे म्यूटेशन, हाँ, इससे क्या मतलब? म्यूटेशन बेसिकली दाखिला खारिज भी कहते हैं इसको, कि एक लैंड ओनर खारिज हो जाता है, दूसरा दाखिल होता है। तो एक मालिकाना हक जो है ट्रांसफर होती है। तो ये नगर पालिका मतलब उसमें आप इन्वॉल्व होता होगा? हाँ, मतलब जो वहाँ की रजिस्ट्रार ऑफिस बाकी जो चीजें होती है वहाँ निबंधन प्रक्रिया में जी। वहीं से ये सारा कार्यक्रम मतलब प्रोसेस होता है और जाकर के उसको म्यूटेशन की प्रक्रिया। ओके, तो सर इस आपने इसमें साइट का नाम क्या रखा है इसका? सर हमारे पास में हमने एक ट्रेड मार्क लिया था, एयरपोर्ट सिटी के नाम से हमारे पास में उसका ट्रेड मार्क है। ओके। उसकी कई श्रृंखलाएं हैं, एयरपोर्ट सिटी 1 2 3। जी जी और जनरली आप देखेंगे तभी एक नेचर वैली करके भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। जी। एक हमने अभी कुछ छोटे एक सेमी कॉमर्शियल फॉर्मेट में जो प्लानिंग एरिया का पार्ट है जहाँ कुछ आबादी की लैंड रह गई है, तो श्री श्याम इनक्लेव के नाम ओके, से एक प्रोजेक्ट श्री श्याम एनक्लेव के नाम से। यस यस। तो पर्टिकुलर एरिया जो है कमर्शियल बेल्ट में आता है। तो क्योंकि आबादी की वजह से बचा हुआ थोड़ी सी लैंड है, तो मुश्किल से 40-50 प्लॉट है उसके अंदर में। तो सर उस प्लॉट के सर साइज क्या अकॉर्डिंग? जनरली हमारी प्लॉट की साइज है जो एक कंस्ट्रक्शन के लिए 2 रूम सेट का फॉर्मेट होता है, तो 20x40 का 20 की फ्रंट रहती है, 45 की डेप्थ रहती है। किसी किसी फॉर्मेट में 20.5 का हम फ्रंट रखते हैं, 40 की डेप्थ होती है। तो इसमें बड़े आराम से मतलब 90 स्क्वायर यार्ड, 100 स्क्वायर यार्ड सर, अप्रॉक्स 100 स्क्वायर यार्ड, 100 स्क्वायर यार्ड, स्टैंडर्ड फॉर्मेट 100 स्क्वायर 100 स्क्वायर यार्ड है। यार्ड। छोटे प्लॉट हैं तो लिमिट कहीं साइड में रह जाती है, तो इस टाइप के वो रहते हैं। पेपर लीगल जी प्रक्रिया जी सारी। जी जी। तो सर इसमें कई बार ऐसा होता है कि किसी के पास कैपिटल थोड़ा है और वो चाहता है इन्वेस्ट करना, तो कंपनी को ऐसा बैकअप देती है या बैंक से कोई फैसिलिटी, लोन की फैसिलिटी? क्योंकि सर मैं आपको बता दूं, मैं डिफेंस सर्विसेज से रिटायर्ड जी। हूं। हमारा बाकी भी जो डायरेक्टर्स हैं डिफेंस बैकग्राउंड से हैं। जी जी तो जी। हमने उस चीज को बड़े नजदीक से देखा है, और खास करके हमने सर्विसेज में देखी है कि लोग मनी माइंडेड नहीं हो पाते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ उनका रुचि उस ढंग से नहीं रहता है। लेकिन हमने वहां भी प्रयास किया है, और कई पिछले 12-13 सालों में मैंने बहुत अपनी लार्ज लेवल पे हमने इन्वेस्टमेंट कराई है लोगों की, और कई लोग जो है अच्छे अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी में 10-12 गुना प्रॉफिटेबिलिटी बैठे हुए हैं। तो हमारा इंटेंशन बिजनेस के साथ साथ में एक सेवा भाव है कि हर लोग जो है, हर प्रकार के लोग इस इन्वेस्टमेंट में इन कर जाएं। क्योंकि अभी इनिशियल फेज की, अब धीरे धीरे डेवलपिंग फेज आना चालू हो गया है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है साइज जो है बढ़ता चला जा रहा है। फिर भी उसमें हमने हर किसी के पॉकेट साइज को देखते हुए उसको डिजाइन किया है। कई सारे लोगों के लिए बीच में हम EMI स्कीम 1 साल की 2 साल की चला देते हैं, जिससे कि हर कोई लोग जो है उस सेगमेंट में आ जाए। तो अभी हमारे एक छोटे से प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं नेचर वैली में, जी। तो उसमें हमने 50% पे अभी रजिस्ट्री का भी प्लान किया हुआ है। अच्छा। बैलेंस के लिए 24 महीने का टाइम दिया है कि आसान किस्तों में वो पेड करेंगे।
तो हमारा पर्पस ये है कि हर तबके के लोग, हर छोटे इन्वेस्टर्स भी जो इसमें इन हो और अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है मल्टीप्लाई करना है। चलिए सही, तो आप अच्छा मतलब है कि मतलब छोटा इन्वेस्टर भी आपसे जुड़ सकता है मतलब। बिल्कुल सर। और आने वाले समय में आपको बता दूं कि हमारी एक फ्यूचर प्लानिंग ऐसी भी चल रही है कि हम इसमें लीज बैक के लिए भी प्लान कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी हमारे से ले रहे हैं। तो एक रेंटल जो लगभग अगर रिटर्न के रेशियो में देखें तो 6 से 8% का रिटर्न भी हम उनको ऑफर करने वाले हैं, और बहुत जल्द ही आपको हम इन्फॉर्म करेंगे इसके बारे में। तो मतलब ये एक न्यू कंसेप्ट लेके आ रहे हैं हम, इसी कह सकते हैं। लेकिन उसमें हमने कई सारी डेवर एरिया में जो इंडस्ट्री वगैरह आ रही है उन कंपनियों से टाई अप करना चालू किया है, जहाँ से कि इकट्ठे हमारे पास में रेंटल की डिमांड 100, 150, 200 प्लॉटों की आ जाए, जिसमें कि घर बना करके अगर लैंड ओनर दे देते हैं तो उनको एक परमानेंट रेंट हम ऑफर कर दें 10,000, 12,000 की, और फिर उसको हम कंबाइंडली एक सिस्टम में ला करके उसको जो है रेंट पे ऑफ, मतलब जो इन्वेस्ट करे उसको एक इनकम का सोर्स भी इसको मिलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हमने जनरेट मतलब एक न्यू आपने मतलब एक कर दिया कि मतलब आपने पैसा भी लगाया और पैसे से पैसा लगाया, आप प्लानिंग भी कर रहे हैं। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे जो छोटे इन्वेस्टर्स रहते हैं, दूर दराज में रहते हैं, उनके लिए डिफिकल्टी होती है कि घर बनाना, बाकी चीजें रेंटल चढ़ाना, कौन देखेगा, हेलीकॉप्टर, वो सारी चीजें इशू आती हैं, उनके साथ में परेशानियां रहती हैं। तो उसको हमने जो है अपने लेवल पे, कंपनी लेवल पे उसको जो है रिजॉल्व करने का प्रयास किया है, और बहुत जल्दी हम इसकी लॉन्चिंग भी कर देंगे। लीज बैक। चलिए सर, कांग्रेचुलेशन सर, आपके लिए सिर्फ 10 विशेष है। थैंक यू। तो सर इसमें से ऐसा भी कोई ऑप्शन है इसमें कोई कंपनी का कोई ऐसा प्रोसेस कि भाई बैक का प्लान भी होता हो कि एक सर्टेन पीरियड के बाद कोई चाहता है कि मैं इसको रीसेल कर दूं, तो ऐसा भी कोई ऑप्शन रखता है? सिंगल विंडो सिस्टम का प्रोविजन तो हमने रखा है, क्योंकि क्लाइंट हमारे पास में आते हैं, तो क्योंकि हमने अभी जो आपसे डिस्कस किया पर्टिकुलर फॉर्मेट की, उसमें हमने कहीं न कहीं कस्टमर्स का ध्यान ही रखने के लिए सारी चीजें किया है, और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में इस चीज को स्टार्ट करने का प्लान करते हैं। तो कस्टमर के खरीदने के बाद भी रीसेल की प्रक्रिया में भी हम जो है हेल्प आउट करते हैं उसे। जी, हमारी एक बैकअप टीम होती है जो उसे बेचने में भी, कल को अगर रेट आपके अच्छे खासे बढ़ गए हैं, रख रहे हैं, या कोई ऐसी जरूरत है तो उसकी बेचने में भी हम मदद करते हैं। अच्छा, मतलब आपके पास मतलब लास्ट में मतलब पूरा सपोर्ट आपके साथ रहता है? सपोर्ट सिस्टम हमारा पूरा रहता है। तो सर इसमें आप पुराने क्लाइंट्स जैसे आपके हैं या जिन्होंने आपसे लिए, तो आप उनको मतलब अपडेट भी करते रहते हैं आने वाले? अपडेट जाती है हमारे बैकएंड सिस्टम में, जहाँ CRM सिस्टम से सभी के पास में नए प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन, उस एरिया के डेवलपमेंट की इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी, या क्या डेवलपमेंट हो रही है वहाँ, कभी कभी साइटों पे कुछ काम चल रहा होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे उनको प्रोवाइड कराते रहते हैं। ओके, तो सर मोस्टली तो आपने सारी चीजें बताई दी, तो इसमें मतलब सर एक इन्वेस्टर मान लीजिए सपोज किसी ने बिल्डिंग बनाई, तो कल को वो प्लान करता है कि वहां पे कुछ आपकी जमीन पे कोई स्कूल या छोटा सा या कोई होटल, तो वो मतलब उसमें बिल्कुल बिल्कुल उसमें हम पूरा सपोर्ट करते हैं। हमारी इन हाउस सारी टीमें हैं, कंस्ट्रक्शन की भी टीमें हैं, डेवलपमेंट जो कर रहे होते हैं साइड पे जी, और जिनको पर्टिकुलर कुछ PG, गेस्ट हाउस या होटल्स वगैरह बनाने होते हैं, या फिर बाउंड्री भी करानी होती है इनफैक्ट, तो उसमें भी हम सपोर्ट सिस्टम देते हैं उनको कराने। तो सर इसमें आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में स्कोप है इसका? यस यस प्लीज, और यहाँ तक कि कुछ परमिशंस भी उनको चाहिए होगा वहाँ से, कुछ स्कूल या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूट, जी 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 जी, क्लिनिक वगैरह डालने के लिए, तो वो भी हम सपोर्ट करते हैं इस लेवल पे। तो सर यहाँ पे इसके आसपास सराउंडिंग्स में जैसे आपने बताया कि फिल्म सिटी है, सर और भी कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन से जुड़े हुए हो, या इंडस्ट्री तो आपने बताई दी, या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, ऐसी भी कुछ आसपास? यहाँ पे सर मैं आपको ग्रेटर नोएडा से लेकर के सुपर नोएडा की बात करूं तो कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं, और बड़े बड़े नामी इंस्टीट्यूशन हैं जो ऑलरेडी वहाँ रनिंग में भी हैं और आने वाले समय में वहाँ डेवलप भी हो रही है। आपने यूपीएम का नाम सुना होगा, नोएडा इंटरनेशनल का नाम सुना होगा, बहुत फेमस है नोएडा इंटरनेशनल, गलगोटिया का नाम सुना होगा। तो ये सारे ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं यूनिवर्सिटी जो वहाँ पे रन करते हैं। ओके, तो इंस्टीट्यूशन तो आने वाले समय में जैसे जैसे वहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसकी और डिमांड होगी, क्योंकि ये पहला फेज डेवलप हो रहा है। तो अभी एक बार पॉपुलेशन भी वहाँ क्या आ रही है, गवर्नमेंट भी उस लेवल पे, नेक्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में भी कई सारे इंस्टीट्यूशन और बाकी चीजों प्लान की जाएगी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड
हाँ, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी वहाँ पे इंडस्ट्री लैंड अलॉटमेंट हुई है ओलंपिक सिटी के नाम से, तो वो भी आपको लोकेशन मिल जाएगी जो आप मास्टर प्लान देखेंगे उसमें। ओके। तो ये सारी एक्टिविटी, इनफैक्ट आप सिक्योरिटी एजेंसियों को कई सारे को लैंड अलॉट हुई है, लाइक सीएसएफ को, सीआरपीएफ को, एयरफोर्स को। मैंने सिक्योरिटी बस देखा है तो मतलब सेफ जो आपका ये एरिया रहेगा। हाँ बिल्कुल, वहाँ तो कई सारे 3 या 4 कंपनियां ऑलरेडी सीआरपीएफ सीएसएफ की डिप्लॉय हो चुकी हैं। ओके, मतलब तो आप अपनी फैमिली के साथ वहां से फील कर सकते हैं जो वहाँ पे। बिल्कुल। सर ये हाईटेक सिटी का पैटर्न है और जिस हिसाब से सारी चीजें वहाँ प्लान की जा रही है, खास करके यूपी की कानून व्यवस्था और बाकी चीजों से तो अवगत है ही, जी जी जी। तो उस हिसाब से प्लान की गई है और आसपास का एरिया जो है बड़ा ही ग्रोथफुल है। वो अगर हम बड़े प्रोस्पेक्ट में देखें, रेसिडेंशियल की प्लानिंग, इंस्टीट्यूशन की प्लानिंग, कमर्शियल की प्लानिंग, ये सारा जो है सिस्टम वे में किया गया है और मास्टर प्लान में वो है भी। कमर्शियल में अभी फिल्म सिटी के आसपास में कमर्शियल का डेवलपमेंट ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है। जी, तो सर जैसे सपोज कोई क्लाइंट आता है या तो वो वहां जाना चाहता है तो उसके लिए आप क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे? वो अपने आप जाए या कुछ कंपनी एक्चुअली हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस है जहाँ से कि हम जो है विजिट की ही सर्विसेज देते हैं। ओके, ऑफिस टू उसका तो ऑफिस के चार्जेस लिए देना पड़ता है? नहीं नहीं, कोई चार्जेज नहीं है। ओके। सर्विस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। ओके और वो सर्विसेज आप आए, लीगलिटी चेक करें ऑफिस में आकर के, सारे लीगल पॉइंट से अगर आप संतुष्ट हैं तो हम यहाँ से कैब सर्विसेज दे करके आपको साइट की विजिट भी करवाते हैं, फिर वापस आकर के कुछ क्वेश्चन बाकी चीजें रहती है उसे समझ करके आप जा तो सकते सर मतलब कंपनी इतना भी प्रोवाइड कर रही है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेकर, और कल को सर वो ना भी ले, पसंद करके आ जाए, नहीं कि कल को वो सर्विसेज मतलब जाने आने की सर्विस। हाँ सर उसमें कंपनी को बदल जा ही रहा है। हाँ क्योंकि बिल्कुल सर, नहीं लेने की बात करें या फ्यूचर में हमेशा के लिए सर्विस देने की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं सर, वो मतलब विजिट करके आ गया, उसमें इन्वेस्टमेंट का नो प्लान प्रॉब्लम हमने सर, वो किया। तो हमारी एक सेवा भाव है ओके और उस सेवा भाव में हम लगे हुए हैं। बिजनेस ऑफ कोर्स है, क्योंकि जी। बिजनेस में हम रह रहे हैं तो वो हमारा वहाँ पे एक लाभांश जुड़ा हुआ है इसके साथ में। लेकिन इस सर्विस में कभी हम उस पे ये नहीं करते हैं कि आपको लेना ही होगा या इस तरह की बाउंडेड जी जी जी। आप देखें। पहले तो हम लीगल पॉइंट से संतुष्ट होने करने का प्रयास करते हैं, संतुष्ट होने के बाद देन अगर वो एग्री करते हैं तो फिर हम विजिट के लिए भी उन्हें ओके, तो सर यहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्टेशन का कुछ आगे आने फ्यूचर में क्या है? यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन किस टाइप की रहेगी? रेलवे नेटवर्क हो गया आपका, जैसे दिल्ली में आसपास में मेट्रोज है, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ प्रोविजन आपको लग रहा है कि आ रहा है? ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के तो अगर इतनी बड़ी प्लानिंग है, अगर मैं डिटेल्स में ब्रीफ करने बैठूं तो जी। कम से कम हमारा ये पॉडकास्ट कम से कम इतना लंबा हो जाएगा, आधे घंटे का सेशन वही है। जनरली आप समझ लें कि वहाँ पे हर कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, चूंकि एयरपोर्ट है, जी 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 ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल फ्लाइटें वहाँ हो रही हैं। कई सारे रोड हैं जो पुराने भी बने हुए हैं, यमुना एक्सप्रेस वे, ताज एक्सप्रेस वे से पूरी तरह से आप परिचित हैं, नोएडा एक्सप्रेस वे से परिचित हैं दिल्ली कनेक्टिविटी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऑलरेडी पुराने रनिंग है और ये रोड करीब करीब 100 मीटर चौड़े रोड है सारे रोड। जी। अदर देन इस रोड के अलावा भी 60-60 मीटर की सर्विस लेन बनी हुई है। इसके अलावा कुछ कनेक्टिविटी अभी फ्यूचर में भी डीपीआर फाइनल हुई है, जिसमें कि इसको कनेक्ट करने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से कनेक्ट करने का प्रयास किया गया है। ओके, तो वो एलिवेटेड पैटर्न पे होगी, जिसमें विद इन आवर में कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए लोग ट्रांसफर हो पाए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से यहाँ के लिए। ये तो रोड लाइन की बात होगी। इसके अलावा 130 मीटर एक रोड और एक्सप्रेसवे बन रहा है जो नोएडा एक्सप्रेसवे के पैरेलल में है, वो भी जेवर एयरपोर्ट को टच कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि एक एक्सप्रेसवे बनी है जिसका की कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे से होते हुए मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किया गया है। ओके, पलवल होते हुए ऑलरेडी उसकी कनेक्टिविटी ऑलरेडी जेवर एयरपोर्ट में भी कनेक्ट की गई है और यमुना से मतलब सर हरियाणा से भी एंट्री आप इजी हरियाणा तो सर 2 घंटे का जो रनिंग है अभी 15 मिनट का होने जा रहा है ओके। और कुछ महीनों में ये हो जाएगी अब। जी 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 जी। और ये रोड ट्रांसपोर्टेशन देखें तो एक गेम चेंजर है, खास करके गुड़गांव द्वारिका जो कि डिस्टेंस आने में दिल्ली होकर के आता है अच्छा खासा टाइम लग जाता है, उनके लिए फ्री रेड लाइट जोन है और करीब करीब 1 से सवा घंटे का रनिंग आवर है जिसमें कनेक्ट हो जाएंगे डायरेक्ट इस एयरपोर्ट से। ये हो गया जो कि आपका रोड लाइन की कनेक्टिविटी होगी। मेट्रो लाइन में आपने सवाल किया जी। तो अभी मेजर रूप से 2 मेट्रो की कनेक्टिविटी वहां जा रही है। पहला जो इक्वल लाइन है जो परी चौक और डेल्टा मेट्रो को जी हाँ बिल्कुल जरूरी है।
नॉलेज पार्क 2 से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं जो जेवर एयरपोर्ट को, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। इसके अलावा एक अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने दिल्ली से स्टार्ट कर दिया है नमो भारत RRTC की जो लाइन है, अच्छा अच्छा अच्छा। उसको जेवर गाजियाबाद होते हुए, सर ये आप रैपिड मेट्रो की बात कर रहे हैं क्या? हाँ रैपिड रेल की बात, रैपिड रेल्स। हाँ जिसका नाम मैंने बताया कि हाँ, जो है मेन स्ट्रीम लाइन में आ रही है, तो नमो भारत के नाम से ओके ओके उसको ओके। दिया गया है नाम, और बहुत फास्ट है कनेक्टिविटी। अगर रनिंग आवर की बात करें तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 45 मिनट का रनिंग आवर होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से 56 मिनट का टाइमिंग है। तो मतलब आपकी बातों से लगा ओवरऑल मतलब सर यहाँ फ्यूचर मतलब बहुत बड़ा है कनेक्टिविटी। तो देखिए किसी भी एरिया के ग्रोथ के लिए कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन बहुत हाईटेक सिस्टम होना चाहिए, और उस हिसाब से पूरे एरिया को डिजाइन किया गया है। तो मैंने रोड लाइन की बात करी है, साथ साथ में आपको जो है ये मेट्रो और हाई स्पीड मेट्रो जो जी हाँ। एक आपका आपने बुलेट ट्रेन का नाम सुना होगा, बिल्कुल, बुलेट बिल्कुल, ट्रेन की बिल्कुल। सेकेंड स्टॉपेज वहीं है जेवर एयरपोर्ट के पास में, ओके। जो बनारस वाली बन रही है उसकी सेकेंड स्टॉपेज जो है जेवर एयरपोर्ट पे है। मतलब सर काफी मतलब डेवलपमेंट मतलब चल रही है, मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत हाई लेवल पे सारी प्लानिंग की जा रही है, और इस एरिया को मैं कह रहा हूँ 15 ईयर्स में गुड़गांव को पीछे छोड़ करके आगे निकल चुका होगा। मतलब जो सर प्लान कर रहे हैं गुड़गांव पे तो इन्वेस्ट करने का, देखिए Yes. यहाँ प्लान कर रहे हैं। यहाँ प्लान कर ले तो गुड़गांव के अभी रेट है वो 15 साल नहीं, अगले 7 साल में कवर कर लेंगे उस प्राइस को। तो सर इसके लिए एक इन्वेस्टर मिनिमम कितना टाइम लेके चले कि वो अपने माइंड को प्रिपेयर करते चले? माइंड की जहां तक टाइम ड्यूरेशन की बात है, इन्वेस्टमेंट जो हमारा जो फॉर्मेट है वो लैंड का इन्वेस्टमेंट है। लैंड इन्वेस्टमेंट में जनरली हम लोग 3.5 ईयर्स का टाइमिंग क्लाइंट को कहते हैं लेकर, अगर आप उसे 5 to 10 ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में आप जो है इन्वेस्टमेंट को ले जा सकते हैं। मल्टीपल करने के चल सकता है मिनिमम। सर अब मेरी बात को अगर आप वो कर लें, लेकिन मैं अगली बार पॉडकास्ट में इसी चीज पर रिपीट करें। जनरली मैं 10 सालों में यहाँ कम से कम 5 to 7 टाइम्स जो है इन्वेस्टमेंट को ले जा सकते हैं। 5 to 7 टाइम्स 10 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट। मैं गुड़गांव के रेट की कंपेयर कर रहा हूँ, मैं समझ गया आपकी बात सर। गुड़गांव में जो आज रेट है आपको 7 to 10 ईयर्स में वो रेट यहाँ नजर आ जाएगा। सर मतलब नेक्स्ट गुरुग्राम मतलब ये डेवलप हो सकता है उससे आगे उससे आगे निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ सारी चीजें प्लांट वे में है, कनेक्टिविटी प्लांट वे में, सारी ट्रांसपोर्टेशन चाहे वो रोड लाइन की हो, एयर लाइन की हो, या फिर रेलवे लाइन की हो, सारी कनेक्टेड है। DFC उसके बगल से निकल रही है, उसकी जी। कनेक्टिविटी है, पूरा एक कॉरिडोर ही बनाया गया है, पर्टिकुलर जो है रेलवे कॉरिडोर बनाया गया है, वेयर हाउसिंग का पूरा हब बनाया जा रहा है। इतने बड़े लेवल की प्लानिंग है। तो चूंकि और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का मैक्सिमम कार्गो का लोड जो है 80% आने वाले 3 साल में वहां शिफ्ट होने जा रही है। तो मैक्सिमम अगर देखें रेवेन्यू के रेशियो से भी जो है बहुत बड़ा रेवेन्यू देने वाला एयरपोर्ट है, और चूंकि आसपास में मैन्युफैक्चरिंग का पूरा हब बन रहा है, तो प्रोडक्शन के बेस पर सारी जो है जॉब क्रिएशन को लेकर के सारी चीजें वहां। मतलब सर यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी है, इंडस्ट्री मतलब ग्रोथ भी है, एजुकेशन भी है, सारी चीजें हैं। मतलब आपको किसी अलग सारी चीजें प्लान करके आपको उस एरिया में दी जा रही है, जो जिस बजट में है अपने बजट को जो है वहां पे, मतलब कुछ स्मॉल बजट वाला है तो स्मॉल बजट में आता है, बड़े बजट वाले हैं तो बड़े बजट में रख सकते बड़े बजट में बिल्कुल। और बाकी कंस्ट्रक्शन में भी हमारा सपोर्ट रहता है, किसी इंडस्ट्री या बाकी चीजों से लाइनिंग करना हो तो उसमें भी हम आपको लीगल सपोर्ट कर देंगे। Yes, ओके तो चलिए सर लास्ट में केवल ये बताइए सर, मान लीजिए आप ऐसे में क्या मैसेज देंगे कि एक बायर जो है वो चीटर से कैसे बचे? सर चीटर से अवेयरनेस ही चीटिंग का सबसे बड़ा उपाय है कि अवेयर हों, प्रॉपर्टी के प्रति लीगलिटी को समझें, जाने बूझें, जिनके पास जानकारी है उनके पास जाएं, सही कंपनियों के पास में पहुंचे, और रोड और बाकी जो रोड छाप होते हैं जाकर के प्रॉपर्टी भी बेच लेते हैं खड़े खड़े, तो सस्ते के चक्कर में कभी अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है गलत जगह नहीं फंसाएं। पूरी लीगल पॉइंट्स को समझें, समझ करके उसके बाद उसको ऑनलाइन आजकल तो कई सारे वेरिफिकेशन के पॉइंट हैं, उस पॉइंट को, और मैं तो कहता हूं कि आप यहाँ आए
सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ही नहीं, आपको अगर लगता है मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए लीगल पॉइंट को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, तो उसके लिए भी आपका स्वागत है। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा या कोई उस टाइप की चीज में बात की जाएगा। आप इन्वेस्टमेंट करें ही, जी आपको फ्री है बिल्कुल ही कि आप कंसल्टेंसी लें, और फिर प्रॉपर कंसल्टेंसी जो लीगल टाइम की है चीजें। तो सर वो तो तो टाइम तो मोस्टली टाइम तो ऐसे निकल जाएगा, ऐसे करेंगे एंटरटेन करेंगे। हमारी कई टीमें हैं और ओके, मतलब जो भी टाइम मतलब ये है कि मतलब आप चाहते हैं कि ले मतलब सकते हैं। जो लोग हो या प्लान करे फ्यूचर में, तो वो एजुकेट हो इस चीज को लेकर। हो इस चीज को लेकर के। और उससे ज्यादा है कि जब हम अगले पॉडकास्ट या वीडियो वगैरह की बात करेंगे, तो उसमें हम कई सारे ऐसे पॉइंट पे भी डिस्कस करेंगे जो लोग यहाँ नहीं पहुंच सकते हैं कंसल्टेंसी करने के लिए, वो फोन कॉल्स पे या फिर हमारी लीगल टीम के द्वारा या फिर हमारे वीडियो के द्वारा अवेयर हो सकते हैं। तो सपोज जैसे कोई एनआरआई वगैरह है, वो इन्वेस्टमेंट का प्लान करता, तो वो कैसे करे आपके पास? इन एनआरआई के लिए हमने एक स्पेशल प्लान किया हुआ है अपने वेबसाइट के थ्रू। हमारा keshavkuni.in करके वेबसाइट है, जी जी जी। जहाँ पे कि हमने एक कॉर्नर रखा है, अपॉइंटमेंट बेसिस पे हम उसकी साइट विजिट और लीगल क्लियरेंस मतलब अवेयरनेस को लेकर के हम बीच बीच में सेमिनार वगैरह आयोजित करते हैं। तो उसमें शामिल होकर के बाकी उसी दिन सेम टाइमिंग में हम पर्टिकुलर साइट की विजिट की व्यवस्था रखते हैं, जो ऑनलाइन हमको प्रोवाइड कराई जाती है। ओके, तो वो इसका लाभ उठा सकते हैं हमारी अच्छा। वेबसाइट के आकर के। तो सर जैसे आप डिफेंस से आप एक्स हैं, तो आपको डिफेंस पर्सनल के लिए कुछ स्पेशल रिबेट या कुछ उनके लिए कुछ स्पेशल भी रहता है तो है, अलग रहता है? रहता है, बिल्कुल रहता है। वो एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है, बिल्कुल सर, होना भी चाहिए कि डिफेंस पर्सनल के लिए प्रिविलेज मिलनी चाहिए गवर्नमेंट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट भी देखिए कई सारी सर्विसेज स्टेट में भी सेंटर में भी जी जी जी। तो हमारा भैया की चूंकि हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहे हैं, बिल्कुल तो सर, ये हक तो है होना उनका, ही चाहिए। तो बिल्कुल रहता है, स्पेशल रिगार्ड्स रहती हैं। और खास करके मैं आपको बताऊं तो हमारे जो इन्वेस्टर्स की संख्या अगर हमारे पास 100 की है, तो 30 से 35 लोग हमारे पास में जो है हमारे कम्युनिटी के लोग होते हैं। मतलब सब वन थर्ड आप ये कह सकते हैं कि मतलब वो डिफेंस फोर्स में होते हैं? होते हैं, बिल्कुल। तो 1/3 बिल्कुल होते हैं, होते हैं। साइड ओके, तो इसमें मतलब आपके पास जो बेसिकली इन्वेस्टर्स हैं, उनमें मतलब क्राइटेरिया क्या है? मतलब डिफेंस पर्सनल हो गए या थोड़े और इनसे अच्छे, उससे रिलेटेड उनके रिलेटिव हो गए या और लोग हो गए, या तो सर जैसे कोई और हाई क्लास, मतलब ऐसे लोग भी हैं जो इन्वेस्ट करके चल रहे हैं? सर ऐसे लोग हमारे साथ में इन्वेस्टर्स के तौर पे भी जुड़े हुए हैं। जहां हमारी कोई भी प्रोजेक्ट नई लॉन्चिंग आती है, तो इनिशियल फेज में क्योंकि हम उनको प्राइस कम करके भी देते हैं और स्टार्टिंग फेज में प्राइस भी कम होती है, तो इन्वेस्टर्स जो है के तौर पे वो आते हैं। और कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे साथ परमानेंट से भी जुड़े हुए हैं, परमानेंट रूप से जुड़े हुए हैं। और जो भी साइट लॉन्च होती है, आज हमने 14-15 साइटें जो लॉन्च की हुई है, हर जगह उनका इन्वेस्टमेंट होता है, रिपीट होती है। ओके ओके। फिर जब प्रॉफिटेबिलिटी उनकी निकलती है, तो दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट हम जी जी। तो एक मल्टीप्लिकेशन के रूप में भी उनका एक सर रिलेशन हो जाता है। रिलेशन भी है, विश्वास है। और क्योंकि मनी रिलेट्स मनी है, तो पैसे बिल्कुल सर, कमाया बिल्कुल जाता है, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो आते हैं हमारे साथ। आपने नेचर वैली का नाम लिया, श्री श्याम उनको benefit एनक्लेव, ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे पब्लिक के लिए वर्शिप बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि पूजा स्थल, तो वहाँ पे ऐसा कोई आप पूजा स्थल को भी बनाने का प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल सर। और चूंकि ये सामाजिक लोग सामाजिक होते हैं, तो जी। उन्हें अपने वर्शिप का भी ध्यान हम रखते हैं। जी 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 जी। तो जहाँ भी साइटें होती है, हमारा नॉट फोर्ट की वर्शिप के लिए मंदिर वगैरह का प्रोविजन रहता है। साथ साथ में हम पार्क भी वहाँ पे डेवलप करके देते हैं। तो डेवलपमेंट की प्रक्रिया में एक गेटेड कम्युनिटी में जो बेसिक कम्युनिटी होती है, पार्क है, रोड है, पक्कीकरण का रोड करके चारों तरफ से बाउंड्री वॉल, सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे गार्ड रूम्स, लाइट के प्रोविजंस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ट्रांसफार्मर वगैरह लगाकर हम प्रोविजन करके देते हैं। मतलब कंपनी ये सब करके? हाँ, कंपनी इसमें से आपकी जैसे लैंड में लोग जो लैंड देते हैं, उसमें सीवर लाइन वगैरह ये भी प्रोविजन होता है? हाँ, वहाँ पे एक्चुअली क्या है, अभी नालियों का प्रोविजन है। जब तक वहाँ पे कनेक्टिविटी जब सीवर किया जाती है, तो सीवर वगैरह का प्रोविजन करके हम देते हैं। ओके। मतलब डेवलपमेंट जो एक सोसाइटी को चाहिए, वो सारी चीजें, वो बेसिक चीजें आप सारी प्रोवाइड, बेसिक सारी चीजें हम करके देते हैं। बाकी इंडिविजुअल प्लॉट पे डेवलपमेंट का काम जो वो तो फिर से वो तो लैंड जो ओनर लेने का वाला होता है। होगा वो करेगा। ठीक है, तो फिर मैं सर से नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, सर से लीगल के यहाँ के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे, जब आपके पास टाइम हो
क्योंकि अभी बिजी हैं आप, बिल्कुल फिर तो जल्दी करते हैं आपसे पलायन करते हैं और वहाँ साइट के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि कमिंग फ्यूचर में क्या क्या डेवलपमेंट होगा। थैंक्स। थैंक यू।